वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो 8 मई का करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला न्यूज़ है, ध्यान देंगे, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन से न्यूज़ था। वंदे भारत मिशन है क्या, ध्यान देंगे कि ये जो कोरोना महामारी है इसके कारण बहुत सारे लोग अपने मतलब देश से बाहर जो लोग रह रहे थे, भारतीय नागरिक जो देश से बाहर रह रहे थे, वो लोग कहीं बाहर फंस गए हैं। तो वो लगभग 14,800 नागरिक बाहर जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की कवायद है। ध्यान देंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो नौसेना का था, मतलब वहाँ पर जो है समुद्री जहाज गई थी, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको। आज वाले में वंदे भारत मिशन में यहाँ पर वायुसेना जो है, मतलब यहाँ पर वायुसेना, सेना की बात नहीं, यहाँ पर उड़ानें जो है भरी जाएंगी। 64 उड़ानें 7 मई से 13 मई के बीच में 64 उड़ानें भरी जाएंगे और इन 64 उड़ानों के माध्यम से 14,800 नागरिक जो विदेश में फंसे हुए हैं उन्हें लाने का पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है। और बोलता है कि सबसे अधिक जो उड़ान जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो केरल से हो रही है, 15 उड़ान, ठीक। और उसके बाद तमिलनाडु दिल्ली से 11 उड़ान, महाराष्ट्र तेलंगाना से 7 उड़ान है, ठीक है, और अन्य प्रदेशों से भी हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें तो वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने का कवायद है। तो इसमें बोलता है कि पहला लाइन, इसका उद्देश्य कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाना। तो लाइन 1 सही है। लाइन 2 बोलता है सरकार 7 और 13 मई के बीच 64 उड़ानों का संचालन करेगी। बिल्कुल सही, 64 उड़ानों का संचालन करेगी। तो दोनों लाइन सही है, इसलिए ऑप्शन सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो न्यूज़ ऑन AIR से लिया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन जो है PIB से लिया है मैंने, ठीक है। PIB गवर्नमेंट की साइट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोलता है कि रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के लिए एक रिपोर्ट अभी जो है प्रस्तुत की गई है। वो रिपोर्ट जो है वो ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव, ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। बोलता है उसी के संदर्भ में विचार करें, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव है इस पर आपको एक बात समझना पड़ेगा। मैं आपको जब अभी किसी दिन जब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें बताऊंगा या जब पर्यावरण आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर सम्मेलन हुए थे, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा तमाम। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में हम लोगों ने ये तय किया था या निर्णय लिया था कि हम लोग जो ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कटौती करेंगे। 2005 की तुलना में 2030 तक आते आते हमारा जो ऊर्जा का कंजम्पशन है, जो बिजली या ऊर्जा जो हम लोग खपत कर रहे हैं उसको 35%, 33 से 35% कम करेंगे। ये हम लोगों ने COP 21 में जो है एग्रीमेंट किया था, ठीक। अब इसके तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव मतलब कि अब एफिशिएंट, मतलब भाई देखिए कल कारखाने सब कुछ तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जो भी चीजें बनाई जा रही हैं वो एफिशिएंट बनाई जा रही हैं। पहले आप देखिए कि आप एक बल्ब जलाते थे तो 100 वाट का जलता था और उतनी रोशनी भी नहीं होती थी। आज के डेट में आप 2 वाट का जलाओगे CFL, है ना, या LED लाइट, वो उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपको प्रकाश देगा। तो ये दक्षता है, ठीक है।
तो एफिशिएंट चीज़ों को लगा करके आप क्या करेंगे कि अपने ऊर्जा का बचत करेंगे। तो उसके लिए जो है ऊर्जा दक्षता उपायों का जो प्रभाव है, एक कमेटी बनाई गई इस पर, और उसका जो रिपोर्ट है वो सौंपा गया है 2018-19 का, अभी कल जारी किया गया है। उसको जारी किसने किया है, ध्यान देंगे, केंद्रीय बिजली विभाग का मंत्री ने जारी किया है। केंद्रीय बिजली विभाग के मंत्री ने जारी किया है कल, और उन्होंने ये बताया कि हम लोग इस साल 2005 की तुलना में 20% की कटौती तक पहुंच चुके हैं। हमें कहां तक पहुंचना है, 2030 में 33 से 35% की कटौती तक पहुंचना है। हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, 2005 की तुलना में 20% की कटौती तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है, यही सबसे प्रमुख मतलब इसमें बात थी। बोला कि 113.16 बिलियन यूनिट हम लोगों ने बिजली बचाया, जो कि कुल जो इस्तेमाल की जा रही है उसका 9.39% है। यानी 9.39% जितना इस्तेमाल हो रहा है उसका 9.39% बिजली हमने बचाया। अब इसको बचाया तो कार्बन जो है, कार्बन जो उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बोलता है, उसके उत्सर्जन में भी कमी आई है। कितनी, तो 151.74 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहां पर देखें तो इससे संबंधित ये जो क्वेश्चन उठ रहा है वो यही बन रहा है कि इसको जारी किसने किया। तो यहाँ पर दिया गया है यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया, नहीं, इसे केंद्रीय बिजली विभाग के मंत्री ने जो है इसको कल इसको प्रकाशित किया था। अगला बोलता है ऊर्जा दक्षता पहलों से भारत 2005 के स्तरों की तुलना में अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता 20% तक घटा चुकी है। बिल्कुल सही, यही मेन हेडिंग था, मेन हेडिंग यही है। तो 20% घटा चुकी है। टारगेट हमारा कितना है, 33 से 35, कब तक, 2030 तक। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक न्यूज़ में कल के न्यूज़ में है हैप्पी या साइलेंट हाइपोक्सिया, नाम दिया है डॉक्टरों ने, हैप्पी या साइलेंट हाइपोक्सिया। देखिए इस बार हाइपोक्सिया बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इस बात को। हाइपोक्सिया से सवाल आएगा इस साल, तमाम इम्तहान होंगे, आप देखिएगा हर इम्तहान में कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया से सवाल पूछने वाला है, ठीक है। हाइपोक्सिया है क्या, पहले इसको समझिए। बोलता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो उस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। बेसिकली ये जो कोविड-19 है ये हाइपोक्सिया की ही तो स्थिति पैदा कर रहा है। करता क्या है, ध्यान दीजिए कि ये जब फेफड़े में आता है कोविड-19 तो यहां के जो एल्वियोलाई है, ये जो वायु कोष्ठक यहां पर बने होते हैं, इन वायु कोष्ठकों को ये जाम कर दे रहा है, काट दे रहा है, कठोर बना दे रहा है और काट दे रहा है। अब ये जो वायु कोष्ठक हैं जब ये कट जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन यहां पर आकर के फिर से जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वायु कोष्ठक करते क्या है कि जब हमारे नाक से हम वायु ले जाते हैं फेफड़े में तो यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मतलब एक्सचेंज होता है। ये आपका वायु कोष्ठक है, तो ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है और ये एक एक्सचेंज का काम यहीं पर होता है। जब यही जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कोरोना वाले वीडियो पे मैंने डिटेल में इसको बताया है, तो जब ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इंसान जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करेगा,
भाई ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, है ना। मतलब वो सांस फूलने वाली स्थिति होती है। तो शुरुआत में सांस फूलने वाली स्थिति होगी, फिर उसके बाद खूब जल्दी जल्दी सांस लोगे, फिर उसके बाद सांस जितना भी लोगे आप जो है ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में पहुंच ही नहीं पाएगी, डेथ हो जाएगा आपका, मतलब जो भी बीमार होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो हाइपोक्सिया की स्थिति है, हाइपोक्सिया का मतलब है कि लेस ऑक्सीजन इनटू बॉडी ब्लड टिश्यू, मतलब कि हमारे शरीर के हर जगह पर हर अंग में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। जब हम कभी ऊंचाई पर जाते हैं तो भी हाइपोक्सिया की स्थिति बनती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो बोलता है कि ये साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया क्या हो गया। सारे डॉक्टर आश्चर्य में हैं कि कुछ ऐसे मरीज पाए जा रहे हैं जिनके शरीर में 90%, लगभग 90%, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे लगभग 90% कम ऑक्सीजन होने के बावजूद भी उनकी सांस नहीं फूल रही है। तो बोला वो हाइपोक्सिया के शिकार हैं लेकिन हैप्पी हैं। उसको उनके शरीर ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, तो उसको बोला गया हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया बोला गया, ठीक है। ये कल के न्यूज़ में ये टर्म है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कोरोना से कोई सवाल अगर सबसे महत्वपूर्ण बन रहा है तो हाइपोक्सिया से ही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर बोलता है कि हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, बिल्कुल सही। दूसरा बोलता है यह केवल हृदय को प्रभावित करता है, नहीं, हृदय को तो प्रभावित करता ही करता है। जब आपके शरीर के अंगों में, मतलब रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगा तो किसी भी कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाएगा तो जो है ऊर्जा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, और जब ऊर्जा कोशिका को नहीं मिलेगी तो सारी कोशिकाएं जो है आलस में रहेंगी, सारी कोशिकाओं में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हार्ट को प्रॉब्लम करता है, सबको, पूरे शरीर को प्रॉब्लम करेगा। यानी दूसरी लाइन गलत है, पहली लाइन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चौथा, उसमें देखिए एक मास्क एनसेफ के बारे में बात कर रहा है। एनसेफ मास्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एनसेफ मास्क क्या है, क्यों न्यूज़ में है? देखिए यहाँ पर आप समझिए कि ये जो एनसेफ मास्क है भारत में बनाया गया है आईआईटी दिल्ली, है ना। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप का नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशन। इस नैनो सेफ सॉल्यूशन ने एक मास्क बनाया है। ये मास्क जो है एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल है, मतलब इस मास्क को 50 बार धुला जा सकता है, ठीक। और ये जो मास्क है ये मतलब 3 तरह से मतलब फिल्ट्रेशन कर रहा है, 3 तरह से काम कर रहा है। पहले तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल निस्पंदन करता है, फिर रोगाण रोधी परिशोधन करता है, और अंत में एरोसॉल की कुछ बूंदें उसमें होती हैं जो मतलब एरोसॉल की बूंदों के प्रति प्रतिकर्षण का कार्य करता है। तो ऐसा बनाया गया है कि मतलब काफ़ी सुरक्षित है, और बोलता है कि इससे 99.2% बैक्टीरिया मतलब प्रयोग किया गया, 100% में से 99.9% बैक्टीरिया जो है वो मर जा रहे हैं, है ना। और ये जो बनाया गया है वो श्वसन के मानकों को पालन करते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो मुख्य चीज़ यही है कि भारत में एक मास्क बना है जो वॉशेबल मास्क है, 50 बार तक उसको धुल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप, इसको याद रखिएगा, नैनो सेफ सॉल्यूशन ने बनाया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बोलता है कि यह आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनो सेफ सॉल्यूशन ने एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ लॉन्च किया। तो एनसेफ जिसने लॉन्च किया सही लाइन है। दूसरा बोलता है कि इसमें 99.2% बैक्टीरिया निस्पंदन दक्षता 3 माइक्रोन पर है और यह श्वसन मानकों का पालन करता है। बिल्कुल सही है, 3 माइक्रोन पर है और श्वसन की दक्षता का पालन करता है पूरा।
जो श्वसन के नियम हैं उनके मानकों का पालन करता है। ये 3 अलग अलग जो है उसके स्टेज है जहाँ पर ये फिल्टर कर रहा है और लोगों को स्वस्थ बनाने की क्रिया में ये मास्क बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन जो है उसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दरबार मूव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये दरबार मूव क्या है ना, क्यों न्यूज में है? देखिए कल जो है एक फैसला आया था, उसमें जो है न्यूज में जो है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के प्रशासन को जो है ये निर्देश दिया है कि आप फैसला करिए किस चीज़ पर, बोलता है फैसला जल्दी लीजिए, दरबार मूव पर आप फैसला लीजिए। अब ये सवाल उठता है कि दरबार मूव है क्या? ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में एक आप देखिए कि वो होता है, क्या कहते हैं कि टेम्परेचर का अतिरेक हो जाता है ना। ऐसी स्थिति बन जाती है कि ठंडी इतनी बढ़ जाती है कि फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। तो ध्यान देंगे मेरी बात कि डोगरा के राजा रणबीर सिंह 1872 ईस्वी में उन्होंने एक प्रथा शुरू किया कि भाई जब ठंडी बढ़ जाएगी तो हम लोग गर्मी वाले क्षेत्र में चले जाएंगे और जब फिर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वापस आ जाएंगे। ठीक, तो देखिए, तो जम्मू कश्मीर का पूरा खेल क्या है कि मतलब वहाँ का पूरा सचिवालय और सारा सरकारी कार्यालय है ना, गर्मी में श्रीनगर पूरा शिफ्ट हो जाता है, मतलब पूरी राजधानी पूरा सब कुछ शिफ्ट कहाँ हो जाता है, श्रीनगर शिफ्ट हो जाता है, और फिर ठंडी में जो है वापस जम्मू में जो है शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ठंडी में श्रीनगर राजधानी के रूप में रहेगी और गर्मी में श्रीनगर राजधानी रहेगी और ठंडी में एक तरह से जम्मू जो है राजधानी के रूप में कार्य करेगी। और ये प्रथा जो है चलती आई है 1872 से, डोगरा के राजा रणबीर सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, अब ध्यान देंगे मेरी बात, इसी पर निर्णय लेने के लिए, चूंकि अब आर्टिकल 370 जो है हटाया गया है, अब भारत सरकार के सीधा प्रशासन में चीजें आ रही हैं, अब भारत का अभिन्न अंग हो चुका है। तो अब ये होगा कि नहीं होगा, क्या करना है, इस पर निर्णय लेने के लिए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने केंद्र को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को मतलब निर्देश दिया है। तो ये न्यूज़ में कल था, तो इसको जो है आप देख लीजिए, इसका जो क्वेश्चन इस पे जो बना हुआ है वो देख लीजिए। बोलता है दरबार मूव जम्मू कश्मीर में सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालय के श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी से जम्मू शीतकालीन राजधानी के द्विवार्षिक बदलाव का नाम है, यानी साल भर में 2 बार जो बदलता है उसी का नाम दरबार मूव है। बिल्कुल सही है लाइन ये। दूसरा लाइन बोलता है कि इन स्थानों पर चरम स्थिति, मतलब ठंडी गर्मी चरम स्थिति होने से बचने के लिए ही डोगरा के राजा हरि सिंह द्वारा 1872 में शुरू किया गया था। ध्यान देंगे, डोगरा के राजा हरि सिंह द्वारा नहीं बल्कि डोगरा के राजा रणबीर सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो इसलिए पहला लाइन तो सही है लेकिन दूसरा लाइन जो है वो गलत है। तो दरबार मूव के क्वेश्चन में ये वाला सही है, पहला सही है, तो ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा और यही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में देखिए रूस और उत्तर कोरिया के संबंध से जो है क्वेश्चन है। देखिए आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना इसको जो है मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते इसको। कि ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके इम्तहान में कुछ क्वेश्चन आते हैं भारत का अन्य देशों से संबंध और अन्य देशों का मतलब दूसरे अलग अलग देशों का आपस में संबंध
से भी सवाल पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगर न्यूज़ में कोई ऐसी घटना हो जो पहले हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो तो उसको ज़रूर आपको जो है हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए, ये जो कल न्यूज़ में था, ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी ने जो है आक्रमण किया था पोलैंड पर। ध्यान देंगे मेरी बात, पूरा विश्व युद्ध में डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझिए कि जर्मनी पर जो जीत हुई थी उसकी वर्षगांठ मना रहे थे लोग। तो कल 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ थी। तो ध्यान देंगे मेरी बात, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, पुतिन रूसी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन जो तानाशाह हैं, उनको उन्होंने एक युद्ध पदक प्रस्तुत किया, युद्ध पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, और ये जो युद्ध पदक से सम्मानित किया है वो क्यों किया है? बोला कि उत्तर कोरिया क्षेत्र में जो शहीद हुए थे, कौन से लोग? सोवियत संघ के लोग, यानी रूस के जो लोग शहीद हुए थे उत्तर कोरिया के क्षेत्र में, उनकी स्मृति को बचा के रखा किसने? मतलब कि किम जोंग उन या इनके दादा परदादा ने। ठीक है, तो इसलिए किम जोंग उन को जो है उस स्मृति को संरक्षित करने की भूमिका के लिए जो है उन्हें एक पदक प्रदान किया। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि उस समय 1948 में ये किम जोंग उन के दादाजी, है ना, किम जोंग उन के दादा का नाम था किम इल सुंग, है ना, किम इल सुंग नाम था। किम इल सुंग को वहां का शासक के रूप में स्थापित करने का काम रसिया ने ही किया था, सोवियत संघ ने ही किया था। ठीक है, और ध्यान देंगे जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो कोरियाई प्रायद्वीप से जापानी सेना को बाहर निकालने का काम भी जो है सोवियत संघ ने ही किया था। और उसके बाद फिर सोवियत संघ ने, जब इसका युद्ध चल रहा था चीन के साथ, उत्तर कोरिया का चीन के साथ युद्ध जब 1950 में चल रहा था, 1953 में युद्ध विराम हुआ, तो उस समय भी जो है रसिया ने साथ दिया था किसका? उत्तर कोरिया का। यानी कि उत्तर कोरिया का जो सहयोगी देश कौन है? रसिया। ठीक, इस बात को हमेशा समझते रहिएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने जो है एक उसको पुरस्कार दिया हुआ है, एक सम्मान दिया हुआ है, युद्ध पदक दिया हुआ है। किस उपलक्ष्य में? 75वीं वर्षगांठ में, जिसमें जर्मनी पर जो है लोगों ने विजय प्राप्त किया था। ठीक, तो सवाल देखते हैं। बोलता है कि उत्तर रूस कोरिया के संबंध में, मतलब रूस और उत्तर कोरिया के संबंध में विचार करिए। तो बोलता है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक यादगार युद्ध पदक से सम्मानित किया है। लाइन सही है। दूसरा बोलता है उत्तर कोरिया क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के उनकी भूमिका के लिए ही किम जोंग को पदक प्रदान किया है। बिल्कुल सही। तो जो इनको पदक प्रदान किया गया था, पदक प्रदान किया है, वो स्मृति को संरक्षित करने के लिए ही प्रदान किया। ठीक, तो दोनों का दोनों लाइन सही है, इसलिए यहां पर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर टीआरएफ के बारे में आपको जानना है। बोलता है द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये द रेजिस्टेंस, ये फ्रंट क्या है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इधर देखिए, पूरा खेल समझिए थोड़ा सा।
अगर आप ये देखें, जम्मू कश्मीर की बात कर लेंगे, अगर ये भारत है, इसमें जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने धारा 370 हटा दिया। अब धारा 370 हटाया, भारत का डायरेक्ट वहां पर प्रशासन शुरू हो गया। अब पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, पाकिस्तान समर्थित एक, आप ये समझिए कि लश्कर तैयबा नाम सुना होगा आपने। ये लश्कर तैयबा जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जिसको पाकिस्तान मतलब ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली समर्थित करता है, ठीक है, समर्थन देता है। ध्यान देंगे मेरी बात। अब यहां पर आतंकवाद अगर पाकिस्तान बढ़ाएगा तो ही उसको जो है सुकून मिलने वाला है। अब वो क्या दिखाना चाहता है कि यहां पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, वो मतलब कोई आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद इस फैसले से नाराज हैं, इसलिए वो लोग ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि 5 अप्रैल को ये टीआरएफ जो है न्यूज में क्यों है, कुपवाड़ा सेक्टर, कुपवाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 5 अप्रैल को सुरक्षा बलों पर अटैक किया गया और 5 जवान शहीद हो गए। अब ये जो 5 जवान शहीद हुए, तो इसका जिम्मेदारी किसने लिया पता है? ये टीआरएफ ने जिम्मेदारी लिया। ये जो टीआरएफ है, हमारे जो सैन्य बल है उनके हिसाब से ये टीआरएफ क्या है, तो बोलता है कि टीआरएफ इसी एलईटी का, लश्कर तैयबा का एक संगठन है, जो कि लश्कर तैयबा मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे जो सेना के लोग हैं उन्होंने बताया है कि ये जो एलईटी है, लश्कर तैयबा है, उसी का ये एक, मतलब ये समझिए कि उसी का एक संगठन है। और इसके अंदर में लश्कर तैयबा के साथ साथ हिजबुल भी आ गया है ना। क्या होता है, कौन है हिजबुल, क्या है लश्कर तैयबा, यहां समय नहीं है बताने का। बस इतना समझिए कि टीआरएफ एक नए संगठन के रूप में स्थापित किया गया और उसके अंडर में सब लोग आकर के आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और नाम लगा रहे हैं, ध्यान देंगे, नाम लगा रहे हैं कि ये भारत के खुद के लोग कर रहे हैं। तो भारत में एक मौसमी समूह वहां जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में एक मौसमी समूह बना हुआ है। तो लश्कर तैयबा इस सबका कहना है कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं जो है ये मौसमी समूह के द्वारा की जा रही हैं, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है इल्जाम कि तमाम तरीके के जो जांच पड़ताल होते हैं एफएटीएफ के, उन जांच पड़ताल से ये सब बच सकें। तो कुल मिलाकर के आप इतना समझिए कि टीआरएफ जो है वो एक तरह का आतंकवादी संगठन है जो नया नवेला गठित हुआ है। नया नवेला कब गठित हुआ है? जब भारत ने जो है यहाँ पर 370 जो है हटा दिया, उसके बाद अगस्त महीने में टीआरएफ का गठन हुआ है और जो एलईटी का एक फ्रंट संगठन है जिसमें हिजबुल भी शामिल हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या पहला लाइन बोलता है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार टीआरएफ पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा के फ्रंट संगठन है। सही है। अगला बोलता है इसे पाकिस्तान द्वारा प्रमोट किया गया है और अनुच्छेद 370 के वापसी के बाद अगस्त 2019 में इसे बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये हमारे सुरक्षा बलों का मानना है ना। तो दोनों लाइन सही है, इसलिए सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम के संदर्भ में, बेहद इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम। ध्यान देंगे मेरी बात कि राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम
के स्थापना की सिफारिश की गई है। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो सिफारिश की गई है इसका उद्देश्य क्या है। बोलता है कि जो राज्य है, देखिए राज्य के पास जो जमीन होती है, बोलता है जो अधिशेष जमीन है, बोलता है उन अधिशेष जमीनों को व्यवस्थित रूप से उसका विमुद्रीकरण करें। ठीक है, उसको व्यवस्थित रूप से कैसे उसका विमुद्रीकरण किया जाएगा, उसका जो है उसके लिए ये एक निगम के स्थापना की सिफारिश की गई है। ठीक है, अब बोलता है कि ये जो निगम होगा, ये निगम बोलता है कि भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के स्वामित्व, मतलब भारत सरकार के साथ साथ जो तमाम पीएसयूज हैं उन सब की जमीनों का भी मुद्रीकरण करेगा। बोलता है लेकिन इसको प्रबंधक के रूप में जो कार्य करने की बात आएगी तो बोलता है इसे एक कंपनी के रूप में जो है इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश होगा और इसमें एक सीईओ होगा। ठीक, और बोलता है ये सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वह तकनीकी टीम के साथ डिस्कस करके किसी भी जमीन की कीमत निर्धारित करेगा, है ना। बोलता है इसके साथ इस निगम में सीईओ और तकनीकी टीम के अलावा इस निगम में वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा वित्त एवं अचल संपत्ति उद्योग से स्वतंत्र निदेशक वहां पर होने चाहिए, जिससे कि बेहतर ढंग से विमुद्रीकरण किया जा सके और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो अधिशेष जमीनें हैं उनके विमुद्रीकरण में जो है सहयोग करे और जो केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जमीन है उसका मुद्रीकरण बेहतर ढंग से किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई। तो पहला और दूसरा लाइन दोनों आप देखिए, दोनों लाइन सही है, इसलिए लाइन 1 लाइन 2 सही होने के कारण ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। दो और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। समय का अभाव है इसलिए नहीं उसको जो है हम बता पा रहे हैं। उसका पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे और साथ में आपको ऑडियो क्लिप भी दे दी जाएगी। आप जो लोग नए हों वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में जो है मैसेज कर सकते हैं 9415 583-584 पर। तो हम लोग जो है उस पर आपको क्वेश्चन दे दिया करेंगे। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन, उसके साथ ऑडियो क्लिप, सारी चीज़ें जो है आपको उस पर अवेलेबल करा दी जाएंगे। और क्विज़ का जो है वो भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू।